खतरनाक एक बंद रूम। उस रूम के अंदर मौजूद है एक अजीब सा गोलक जहां करीब 50 लोग कैद हैं और वो सब खड़े हैं ऐसे खतरनाक सर्कल पर जहां से जरा सा भी हिले तो मौत पक्की है। लेकिन वहां खड़े रहने से भी वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बचने के लिए उन्हें खेलना होगा मौत का खौफनाक गेम, जिसमें हर 2 मिनट बाद मरना पड़ेगा किसी न किसी एक को। मगर उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आए और किसने उन्हें इस खतरनाक खेल में फंसाया। आखिरकार क्या वो सब सरवाइव कर पाए या इस मौत के खेल में सबकी मौत हो गई, यही हम देखेंगे इस मूवी में। तो कहानी शुरू होती है एक अजीब रूम के अंदर, जहां लगभग हर जगह कई सारे सर्कल बने हुए हैं और हर सर्कल में एक एक इंसान खड़ा है। यहाँ कुल 50 लोग थे और वो सब बेहोश होकर खड़े थे। लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक एक औरत का होश लौटा है और वह खुद को इस अजीब रूम में बंद पाया, पर उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। तब वह अपने पास खड़े लोगों को पुकारना शुरू करती है, लेकिन कोई भी उसके पुकार का जवाब नहीं देता। इससे वह बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। जब वह अपने सर्कल से बाहर निकलकर थोड़ी आगे जाती है, तभी अचानक वहाँ बजने लगती है एक बाजार जैसी घंटी और लाइट जल उठती है। फिर वह फिर से अपने सर्कल से बाहर आने की कोशिश करती है और उसी समय फिर से बाजार जैसी घंटी बजने लगती है। इससे उसे समझ में आता है कि सर्कल से बाहर निकलना शायद खतरनाक हो सकता है। इसलिए वह अपने पास खड़े किसी एक इंसान का होश लौटाने के लिए उसे छूती है, जिससे फिर से वही बाजार जैसी घंटी बज उठती है। इस बीच लड़की को यह भी समझ आता है कि शायद यहाँ किसी को छूना भी खतरनाक हो सकता है। घंटी की आवाज के साथ साथ एक एक करके सबका होश लौटने लगता है। इसी बीच उस लड़की के दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा होता है। वह उससे कहता है, तुम अपने सर्कल में चुपचाप खड़ी रहो, बिल्कुल भी हिलडुल मत करना, वे हमें देख रहे हैं। लड़की पूछती है, कौन हमें देख रहा है? लेकिन लड़का और कोई जवाब नहीं देता। फिर वे सब रूम के बीचों बीच एक गुंबद जैसे सर्कल को देखते हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आता कि ये असल में क्या है। उसी समय फिर से एक और लड़की का होश लौटता है। वह खुद को बंद पाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह सर्कल से बाहर निकलती है, रूम के बीच में मौजूद उस गुंबद जैसी चीज से उसे बहुत जोर का इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है और लड़की तुरंत वहीं मर जाती है। इसे सबको समझ में आ जाता है कि किसी भी हाल में इस सर्कल से बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। कुछ ही समय बाद रूम के अंदर एक लाइट जलती है और तुरंत ही सबका होश वापस आ जाता है। फिर जब कोई और वहां से भागने की कोशिश करता है तो उसे भी वहीं इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह मर जाता है। इसलिए वह औरत जिसे लड़के ने पहले सावधान किया था, अब बाकी सबको भी चेतावनी देती है। वह सबको अपने अपने स्थान पर चुपचाप खड़े रहने को कहती है। इस बीच वहां एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था और वह तुरंत अपने पास रखे बंदूक को ढूंढ रहा था। लड़का सबको कहता है कि कोई भी गलती से भी किसी और को छूने की कोशिश न करे और चुपचाप अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। उसी समय वहां अचानक एक बीप साउंड होती है और वह औरत जिसे पहले मार दिया गया था, सब उसकी हाथ में एक गोल जैसी लाइट देखते हैं। फिर देखा जाता है कि वह औरत का शव वहां से अकेले ही हिलता है। इस बीच वह लड़का जो सबको सावधान कर रहा था, अचानक उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह वहीं मर जाता है। इससे सब बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वहां कई बार बीप साउंड होती है और उस गुंबद जैसे सर्कल में इलेक्ट्रिक पावर बढ़ती रहती है। इस बीच कैप पहने एक लड़के को एक चीज नजर आती है। वह देखता है कि अपने हाथ के इशारे से वह यहाँ की लाइट्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसमें वह काफी कंफ्यूज था। इसलिए वह इसे टेस्ट करने के लिए एक लाइट को बैलेंस करके एक औरत के सामने रख देता है। इससे तुरंत वह औरत भी इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाती है और सब और भी ज्यादा डराए हुए हो जाते हैं। फिर वो कैप पहन वाला लड़का सबको कहता है, तुम लोगों के सामने जो जो लाइट्स लगे हुए हैं, अगर तुम चाहो तो अपने हाथ के इशारे से उन लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, और ये हमारे सबके लिए एक तरह का गेम है, क्योंकि हम में से जो भी किसी लाइट को अपने इशारे से रोक देगा, उस लाइट के सामने वाला आदमी तुरंत मर जाएगा। तो अब फैसला हम सब पर है कि अगला शिकार किसे बनाना है। शायद इसी तरह हमें यहाँ जिंदा रहना पड़े, मैं पक्का नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लग रहा है। उसके कहने पर हर कोई अपनी अपनी सामने वाली लाइट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और तब उन्हें एक और बात पता चलती है, जो आदमी किसी लाइट पर कंट्रोल कर पाएगा, सिर्फ वही उस लाइट को देख सकेगा और समझ सकेगा कि लाइट किसके सामने जाकर रुक रही है। बाकियों को वो लाइट दिखाई नहीं देगी, यानी कि कौन किस पर लाइट रोक रहा है ये कोई नहीं जान पाएगा। फिर वो लड़का सबको और कहता है कि हर बार हमें ये फैसला लेना होगा कि अगला शिकार कौन होगा। असल में पता चलता है कि यहाँ हर कोई एक साथ और एक ही समय पर अपनी अपनी लाइट्स को अपनी मर्जी से लोगों के सामने पॉइंट करेगा। मतलब कि जिसके सामने सबसे ज्यादा लोग अपनी अपनी लाइट्स लेकर रुकेंगे, वह एक काउंटडाउन के बाद तुरंत मर जाएगा। यह कुछ हद तक वोटिंग जैसा है, और चूंकि किसी का वोट कोई नहीं देख पाएगा, इसलिए किसे सबसे ज्यादा वोट मिले यानी कौन मरेगा ये कोई नहीं जान पाएगा। फिर देखा जाता है कि कुछ ही देर बाद वहां अचानक बीप की आवाज होती है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है और एक एक करके लोग मरते जाते हैं। तो यहाँ एक प्रेग्नेंट औरत इन सब बातों को देखकर पहली वोटिंग वाली पॉलिसी को समझ जाती है। तब वह सबको बताती है कि जिन लोगों की जान जा रही है
उन्हें हम खुद ही चुन रहे हैं, यानी हम ही अपनी अपनी लाइट्स को बैलेंस करके जिस आदमी के सामने ज्यादा लाइट रुकवा रहे हैं वही ज्यादा वोट पा रहा है और वही मौत के लिए चुना जा रहा है। वे सब देखते हैं कि अगर वे अपनी हाथों को मुट्ठी बनाकर रखें तो ही वे अपनी अपनी लाइट्स को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि एक प्लान बनाया जाए, जितने लोग यहाँ सर्कल के अंदर मर चुके हैं उन्हीं मरे हुए आदमियों को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। इस तरह बिजली उनके शरीर पर लगेगी और फिर शायद हम में से और कोई न मरे। इस सुझाव पर सब सहमत हो जाते हैं। फिर वहां फिर से बीप साउंड होती है और काउंटडाउन खत्म होते ही देखा जाता है कि उनके बीच से एक और आदमी मर गया। लेकिन इससे सब बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस आदमी की अब मौत हुई उसके पास किसी ने अपनी लाइट नहीं रोकी थी, यानी उसे सबने सेलेक्ट न करने के बावजूद वह मर गया। इसलिए वे सब अब प्लान बनाते हैं कि इस बार वे किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद वे चुपचाप वहीं खड़े रहते हैं। कुछ ही देर बाद फिर बीप साउंड शुरू होती है। फिर देखा जाता है कि हर आदमी के सामने जितनी भी एरो जैसी लाइट्स हैं वे सब रेड से व्हाइट हो जाती हैं और अब लाइट्स हर किसी की तरफ पॉइंट कर रही थीं। इससे सब बहुत डराए हुए हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार शायद सब मर जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां केवल एक आदमी मरता है। यहाँ कोई भी समझ नहीं पाता कि असल में उन्हें क्या करना चाहिए। फिर एक लड़का वहां सभी से कहता है, सबसे पहले हमें शांत रहना होगा। यहाँ बचने के लिए हमें अपने दिमाग से खेलना होगा। हम एक अच्छा प्लान बना सकते हैं, क्योंकि हर बार किसी न किसी को मरना ही है। इसलिए हमें लोगों को उनकी उम्र के हिसाब से चुना चाहिए। मतलब जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हें पहले चुना जाएगा, क्योंकि बूढ़े लोगों ने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा गुजार लिया है, जबकि जो युवा जनरेशन में है उनके आगे अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसी भी तरह हमें बचना ही होगा। हालांकि कई लोग उसकी बात के खिलाफ थे, पर यहाँ के ज्यादातर लोग उसकी बात के पक्ष में हो गए। फिर जब उनका सिलेक्शन फिर से शुरू हुआ तो यहाँ का सबसे बूढ़ा आदमी सबके सामने विनती कर रहा था कि उसे मारा न जाए। कुछ ही देर में वहाँ फिर से बीप साउंड होती है और तुरंत ही वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। असल में यहाँ किसी न किसी को तो मरना ही था, इसलिए उनके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। वहाँ उनके बीच एक सोल्जर भी था, इसलिए सब सोच रहे थे कि शायद उसे इस जगह के बारे में कुछ पता होगा। पर जब उन्होंने सोल्जर से इसके बारे में पूछा तो वह बोला कि वो खुद भी तो यहाँ फंस गया था, वह कैसे बता पाएगा। उसके पीछे खड़ा एक लड़का देता है कि उसे याद है कि यहाँ आने से पहले उसके साथ क्या हुआ। वह कहता है, मैं असल में सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था, लेकिन अचानक मेरे चारों तरफ सब कुछ अंधकार सा हो गया और फिर जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर कई लोग कहते हैं कि उनके साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। फिर वहां फिर से बीप साउंड शुरू होती है और सभी तुरंत वोटिंग करने लगते हैं। इस बार एक और बूढ़ा आदमी मर जाता है। जब बीप साउंड रुकती है तो वह लड़का और कहता है कि उसके बाद उसे खुद को एक स्पेसशिप में देखा गया। फिर वह खुद को एक और लाल रंग के कमरे में देखता है जहां बहुत सारे लोगों के शव पड़े थे। लेकिन अब उसे लगता है कि शायद वे शव नहीं थे, बल्कि वे भी शायद हमारी तरह इस गेम में फंसे हुए थे और वहां बेहोशी की हालत में पड़े थे। फिर भी अभी तक किसी को यह समझ नहीं आया कि उन्हें असल में यहाँ कौन और क्यों लाया है। फिर वहां फिर से बीप साउंड शुरू होती है, इसलिए सब लोग मिलकर धीरे धीरे वहां के बुजुर्ग आदमियों को वोट देने लगते हैं। इस तरह लगभग 4 बुजुर्ग आदमी मर जाते हैं। इसके बाद उनकी नजर एक टोप वाला औरत पर पड़ती है, क्योंकि वह सबसे बुजुर्ग लग रही थी। लेकिन वह औरत बताती है कि उसकी उम्र केवल 42 साल है और उसे कैंसर है। कैंसर के की वजह से वह अपनी उम्र से बड़ी लगती है। यह सुनकर नीले जैकेट वाला लड़का कहता है, मेरी राय में हमें सबसे पहले इस औरत को वोट देना चाहिए, क्योंकि उसे कैंसर है और वह वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी, इसलिए उसे वोट देना सही रहेगा। लेकिन वहां मौजूद एक डॉक्टर कहता है कि उसके कैंसर होने का मतलब यह नहीं कि वह जल्दी मर जाएगी, क्योंकि कैंसर के बावजूद कई लोग लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। फिर भी वह लड़का सबको उस औरत को वोट देने के लिए कह रहा था। यहाँ तक कि जब कोई भी उस औरत को वोट देने के लिए तैयार नहीं था, वह लड़का उस औरत के बारे में बहुत बुरी बातें बोल रहा था। वह कह रहा था कि उस औरत की उम्र 60 साल से ऊपर होगी, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इससे वह औरत बहुत दुखी हो जाती है और लड़के के इस व्यवहार पर सभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। नतीजतन सब मिलकर उसी लड़के को वोट देकर मार देते हैं। अब वह कैंसर से अफेक्टेड औरत कहती है कि इस तरह से एक दूसरे पर क्रोध करना बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि बचने के लिए उन्हें यह पता लगाना होगा कि असल में उन्हें यहाँ कौन और क्यों लाया है। और उनके बीच यह सवाल उठता है कि कौन कौन सी चीजें उनके बीच कॉमन है, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ यहाँ लाया गया। इस बात को जानने के लिए हमें हर एक के बारे में सब कुछ जानना होगा। तब वहाँ बेद नाम की एक औरत अपनी बात बताना शुरू करती है, लेकिन वह अपनी बात शुरू करने से पहले ही वहाँ बीप साउंड होती है और वह भी मर जाती है। इससे सबको समझ में आता है कि शायद यह भी इस गेम के नियमों में से एक नियम है कि कोई भी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कुछ ही देर बाद क्रैक नाम का एक आदमी कहता है, मेरे पास जो औरत खड़ी है वह मेरी पत्नी है। ये सुनकर एक और आदमी पूछता है कि क्या यहाँ उनके जैसे और कोई भी है जिनका आपस में कोई संबंध है। फिर एक आदमी
आदमी कहता है, मैं यहाँ मौजूद डॉक्टर को जानता हूँ। इसके बाद वहाँ एक और आदमी से उसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन उसकी भाषा कोई भी समझ नहीं पाता। तब एक और आदमी कहता है कि वह स्पेनिश जानता है और वह स्पेनिश आदमी की सारी बातें सबके लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। इसके बाद पता चलता है कि वह आदमी मेक्सिको में रहता है, उसके 2 बच्चे हैं और वह मेक्सिको में नागरिकता के बिना इलीगल तरीके से रह रहा है। तब वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि वह यहाँ रॉन नाम के आदमी को जानता है, जो कि एक गैंगस्टर है। सभी जानना चाहते हैं कि वह रॉन को कैसे जानता है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ दिन पहले उसने रॉन को अरेस्ट किया था, क्योंकि रॉन ने उसकी गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरह मारा था कि उस पर केस बन गया था। सब लोग जानना चाहते हैं कि रॉन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन रॉन यहाँ उल्टा उस पुलिस ऑफिसर को गालियां दे रहा था और आखिर में पुलिस ऑफिसर की भी गलती निकालने की कोशिश कर रहा था। असल में अब यहाँ हर कोई अंदर से किसी न किसी की गलती खोजने की कोशिश कर रहा था, ताकि आगे जाकर उस गलती के आधार पर उसे वोट देकर मार सके। अब यहाँ रॉन और उस पुलिस ऑफिसर के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एक समय पर रॉन कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा और अब काफी हो गया, और अगर उसे यहाँ से जाने दिया गया तो वह फिर से मार देगा। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि रॉन असल में कोई अच्छा आदमी नहीं है। इसलिए जब फिर से बीप साउंड होती है तो वे सब मिलकर रॉन को वोट देकर मार देते हैं। धीरे धीरे इस तरह कई लोग मरते चले गए। फिर जया नाम की एक लड़की कहती है कि अब हमारे पास वोट करने लायक ज्यादा कोई लोग नहीं बचे हैं और हम चाहे भी तो अब अपने बीच से किसी को भी यादृच्छिक तरीके से वोट करके नहीं मार सकते। इसलिए इस बार वोट करने से पहले हमें किसी तरह ये पता लगाना होगा कि हमारे अंदर कौन अच्छा है और कौन बुरा किसे रहने का हक है। जॉन नाम का एक आदमी जया से सहमत हो जाता है, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे थे कि यह कैसे पहचाने कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तभी फिर से बीप साउंड शुरू होती है और कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि उनके बीच एक मुस्लिम औरत मर जाती है। चूंकि यहाँ अधिकांश लोग क्रिश्चियन थे, इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर उस औरत का फैसला कर दिया और उसे मार डाला। और फिर उसी समय एक और आदमी कहता है कि हम लोगों के दिलों में अच्छा बुरा भी नहीं देख पा रहे, तो अब हमें काले लोगों को टारगेट करना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बचे रहने के लिए बीच में धर्म जाति लेकर आना ठीक नहीं है। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि किसी न किसी को तो मरना ही था। तब वहाँ मौजूद स्पेनिश आदमी कहता है, ठीक है, हम तुम्हारे नियम मान लेते हैं, पर अब तक यहाँ जितने भी मरे हुए लोग हैं उनमें से ज्यादातर काले थे, इसलिए अब हम पहले फरसा लोगों को वोट करेंगे, फिर काले लोगों को। ये सुनकर वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह काले लोगों के बारे में कई बेतुकी बातें करने लगता है। वह कहता है कि फरसा लोग काले लोगों से ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए काले लोगों को पहले मरना चाहिए। अब पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर सबको यहाँ समझ आ जाता है कि पुलिस ऑफिसर कितना छोटा दिल का आदमी है और वह काले लोगों को कितना तुच्छ समझता है। इसलिए वे सब मिलकर उस पुलिस ऑफिसर को वोट देकर मार देते हैं। इसके बाद वहाँ मौजूद सोल्जर कहता है कि इस तरह सिर्फ लोगों की बातों के आधार पर उनके अंदर क्या है अच्छा या बुरा, इसे जज करना ठीक नहीं है और इन मामूली कारणों की वजह से किसी का जीवन लेना भी सही नहीं है। फिर वहाँ मौजूद एक औरत कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर हम खुद ही अपने आप को वोट करें तो शायद हम में से कोई भी मरेगा नहीं। इस बात पर सब सहमत हो जाते हैं। फिर जब फिर से बीप साउंड बजती है तो वे सब खुद को ही वोट करते हैं, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता और फिर एक और आदमी मर जाता है। तो वे डिसाइड करते हैं कि अब हर कोई अपने पास बैठे आदमी को वोट देगा, तब सबके पास एक एक वोट रहेगा। ये काम करने के बाद भी देखा जाता है कि एक और आदमी मरा जाता है, यानी किसी को तो वोट करके ही मारना पड़ेगा। तब वे सामान्य नियम से वोट करते हैं, लेकिन इस बार वोट एक आदमी और एक प्रेग्नेंट औरत के बीच ड्रॉ हो जाता है। अब इन दोनों में से किसी एक को वोट करना होगा, तो वे सब मिलकर उस आदमी को वोट करके मार देते हैं, क्योंकि सबकी सिंपैथी उस प्रेग्नेंट औरत के प्रति थी। फिर वहाँ एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे, सिर्फ ये प्रेग्नेंट औरत और उसका छोटा बच्चा बचेगा, क्योंकि किसी न किसी तरह हम सब के दिल में इनके लिए सिंपैथी है। ये बात सुनकर यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमें पहले इन दोनों को ही मार देना चाहिए, इससे शायद हमारे जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे, वरना उनकी प्रति सिंपैथी की वजह से हमें वोट देने में दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ के ज्यादातर लोग चाहते थे कि इस प्रेग्नेंट औरत को कम से कम वोट न दिया जाए, क्योंकि उसके अंदर एक और प्राणी है। फिर जब फिर से बीप साउंड बजती है, इस बार वोट ड्रॉ हो जाता है वो छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग औरत के बीच। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि अगला वोट किसे दें। तब वहां किसी ने सबको कहा कि अब हमारे पास वोट देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो क्या हमारे बीच ऐसा कोई है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खुद से दे देना चाहेगा। ये बात सुनते ही वहां क्रमशः लगभग 3 लोग स्वेच्छा से अपनी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उन तीनों को भी वोट करके मारे दिया जाता है। उसके बाद वहां मौजूद सब लोग मिलकर उस सोल्जर पर दबाव डालने लगते हैं ताकि वह भी उनकी खातिर अपनी जान दे दे, क्योंकि सोल्जर का काम ही तो लोगों की मदद करना है। पर उस सोल्जर ने कहा कि वह सच में तैयार तो रहता, पर अगर वक्त को
कोई और होता। कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी में एक बच्चा आने वाला है। वह बस एक बार अपने बच्चे को देखना चाहता है, फिर उसकी जिंदगी में कोई अफसोस नहीं रहेगा। उसकी शादी को लगभग 7 साल हुए हैं और अब उसके घर बच्चे आने वाले हैं, तो वह बिना अपने बच्चे का चेहरा देखे कैसे मर सकता है। इन सारी बातों को कहते कहते वह बहुत इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी बात सुनकर बाकी लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। अब इन सारी घटनाओं के बीच वहाँ मौजूद एक आदमी बहुत परेशान हो गया, तो उसने वहाँ कहा, मुझे लगता है ये कोई गेम नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता शायद हमें हमारे कर्मों की सजा दे रहा है। शायद सृष्टिकर्ता ही हमें यहाँ लाया है। लेकिन ठीक उसी समय टॉम नाम का एक आदमी कहता है, क्या तुम अभी भी सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हो? क्योंकि सृष्टिकर्ता जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर सृष्टिकर्ता होता तो क्या वह इतना निर्दयी हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई सृष्टिकर्ता है। असल में टॉम एक नास्तिक था, इसलिए वह यहाँ सृष्टिकर्ता के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता है। ये सुनकर बाकी लोग उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वे सब सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते थे। अब अगले वोट में टॉम और एक औरत के बीच वोट ड्रॉ हो जाता है। तब टॉम उस औरत के बारे में बहुत ही अपमानजनक बातें कहना शुरू कर देता है। वह सबको बताते हुए कहता है कि उसका हमारे ऑफिस के बॉस के साथ बुरा रिश्ता था। मैंने उसे एक बार बॉस के साथ बहुत आपत्तिजनक हालत में देखा था। अगर वह बॉस के साथ ऐसे रह सकती है तो सोचो वह कितने लोगों के साथ रही होगी। येल्डीएच की किसी वेश्या से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें उसे वोट कर देना चाहिए। ये सुनकर वह औरत वहां रोने लगती है, पर टॉम की बातों से सब समझ जाते हैं कि टॉम असल में कितना नीच सोच का आदमी है, इसलिए वे सब मिलकर इस बार टॉम को वोट करके मार देते हैं। कुछ ही समय बाद बीप साउंड बजने वाला होता है, तो अब उन्हें डिसाइड करना होगा कि अगला वोट किसे देना है। तब जैकब नाम का एक आदमी कहता है कि चूंकि अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए हमें ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए जिनके कोई बच्चे नहीं हैं और जिन पर किसी अन्य आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। तब एक आदमी अपने पास बैठी एक औरत से कहता है, आपको देखकर लग रहा है कि आप बहुत यंग हैं, मुझे लगता है आपके कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन उस औरत ने जवाब दिया, मेरा परिवार है और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा 3 साल का बच्चा भी है। फिर वह आदमी औरत से कहता है, आप शायद नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप एक लेस्बियन हैं। हालांकि आपने एक आदमी से शादी की और आपका बच्चा भी है, लेकिन कभी सोचा है कि आपका बच्चा आपसे क्या सीखेगा? समाज में गंदगी फैलाने के लिए आपके जैसे लोग ही काफी हैं। ये सुनकर सब लोग उस आदमी पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे सब मिलकर उसे वोट करके मार देते हैं। फिर जब फिर से बीप साउंड शुरू होती है, वे सब मिलकर नियम के अनुसार वोट देते हैं और इस बार वोट एक आदमी और एक औरत के बीच ड्रॉ हो जाता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी तरह दोनों ही इस जगह पर साथ आए हैं, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। आदमी कहता है कि उसे वोट करो और औरत कहती है कि उसे वोट करो। इसलिए वहाँ मौजूद सब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल में इन्हें किसे वोट करना चाहिए। सोचते सोचते वोटिंग का समय खत्म हो जाता है और देखा जाता है कि तुरंत ही दोनों मर जाते हैं। इस घटना से सभी को एक नया रूल पता चलता है, अगर 2 लोगों के बीच वोट ड्रॉ हो जाता है और फिर उन्हें कोई वोट नहीं करता तो दोनों ही मर जाएंगे। फिर वहाँ मौजूद ट्रेविस नाम का एक आदमी कहता है, ठीक है, क्या आपको सच में लगता है कि हम में से कोई यहाँ से जिंदा निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम शुरू से जितने भी रूल्स देख रहे हैं, हर रूल में कोई न कोई मर रहा है और अगर हम प्लान करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी करते हैं, तब भी कोई न कोई मर रहा है। ये सुनकर वहाँ मौजूद एरिक नाम का लड़का कहता है, जैसे ये गेम चल रहा है, इससे तो साफ पता चलता है कि अंत में सिर्फ ये प्रेग्नेंट औरत जिंदा रहेगी, क्योंकि हम अब उसे वोट नहीं कर रहे और इसलिए अंत में उसके सामने सिर्फ एक और आदमी बचेगा। फिर उनके बीच वोट होने के बाद एक ही जिंदा रहेगा और तब वह प्रेग्नेंट औरत जिंदा रहेगी अगर उसके सामने वाला आदमी उसके लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर दे। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आखिरकार इन दोनों के बीच मैच ड्रॉ हो गया तो वे दोनों क्या करेंगे, क्योंकि वह छोटी लड़की असल में उसी प्रेग्नेंट औरत की बेटी थी। फिर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ऐसे में अगला वोट हमें उसी बच्ची लड़की को देना चाहिए, क्योंकि अगर माँ और बेटी के बीच अंततः ड्रॉ हुआ तो क्या कोई माँ अपने ही बच्चे को वोट करके मार पाएगी? इसलिए यह फैसला उस औरत के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि हम उस छोटी लड़की को वोट कर दें। यह बात सुनकर ज्यादातर लोग उस बूढ़े आदमी पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि उस बच्ची को वोट न करके तुम्हें ही वोट करना चाहिए। लेकिन वह आदमी तब सबको बताता है कि वह एक संस्था में काम करता है और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। वह कई अनाथ बच्चों की देखभाल करता है और समाज की विभिन्न सेवामूलक गतिविधियों में भी लगा हुआ है। इसके अलावा उसकी एक एजेंसी है जहां वह कई गरीब लोगों को लोन देकर मदद करता है। इसलिए समाज के लिए उसकी जरूरत बहुत महत्वपूर्ण है। अब सब मिलकर इन बातों पर बहस करते करते 2 ग्रुप में बंट जाते हैं। एक ग्रुप उस छोटी लड़की को वोट देने के पक्ष में था और दूसरा ग्रुप चाहता था कि किसी और को वोट किया जाए।
फिर किसी ने कहा कि अब हमें सबके सामने यह पता होना चाहिए कि हमारे बीच कौन अगर जिंदा रहेगा तो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इस तरह कभी फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमें इस तरह फैसला करना पड़ा तो हमें सबसे पहले प्रेग्नेंट औरत को ही वोट करना पड़ेगा, क्योंकि वह तो एक हाउसवाइफ है, समाज के लिए उसका क्या उपयोग होगा। तब किसी और ने कहा कि यह मुख्य मुद्दा नहीं है कि वह समाज के लिए क्या उपयोगी है, असली मुद्दा यह है कि वह माँ बनने वाली है और उसके अंदर भी एक और जीवन है। शायद वह बच्ची भविष्य में समाज के लिए बहुत अच्छा करेगी। इन सब बातों को कहते कहते फिर वोटिंग का समय आ जाता है और जैसे ही बीप साउंड बजता है सबको फिर वोट करना पड़ता है। फिर देखा जाता है कि बूढ़ा आदमी और बच्ची लड़की के बीच वोट ड्रॉ हो जाता है, इसलिए सब मिलकर बूढ़े आदमी को वोट करके मार देते हैं। फिर अगले वोट में बच्ची और वहां मौजूद स्पेनिश आदमी के बीच वोट ड्रॉ हो जाता है। एक टीम चाहती थी कि बच्ची को वोट करके मार दिया जाए, लेकिन स्पेनिश आदमी बच्ची के पक्ष में था, इसलिए वह बच्ची को बचाने के लिए खुद ही सर्कल से बाहर निकलकर मर जाता है। फिर देखा जाता है कि दो ग्रुप्स बन चुके थे। एक ग्रुप जो प्रेग्नेंट औरत और उसकी बच्ची को मारने के पक्ष में था, उसके मेंबर ज्यादा थे, और जो लोग प्रेग्नेंट औरत और उसकी बच्ची के पक्ष में थे के मेंबर कम थे। लेकिन विपक्षी टीम जो एक साथ खेल रही थी वह पहली टीम के किसी भी मेंबर को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि उनमें से सभी ने तय कर रखा था कि कोई भी इस बच्ची और प्रेग्नेंट औरत को वोट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बार बार उस बच्ची के साथ वोट ड्रॉ हो रहा था। इस बार उस बच्ची के पक्ष वाली टीम में एरिक नाम का एक लड़का भी था। कुछ ही देर बाद एरिक समझता है कि यहाँ कुछ लोग जानबूझकर इस तरह वोट करवा रहे हैं कि वोट उस बच्ची और किसी और आदमी के बीच ड्रॉ हो जाए, और वह ड्रॉ खास तौर पर ऐसे किसी आदमी के साथ करवाया जा रहा है जो असल में उस बच्ची और उसकी माँ के ही पक्ष में दिखता है। यह साजिश विपक्षी टीम मिलकर कर रही है ताकि जब उनके सपोर्ट वाले लोग बच्ची को बचाने के लिए खुद अपनी अपनी जान दे देंगे, तब बाद में वे दोनों बच्ची और वह प्रेग्नेंट औरत को वोट करके मारा जा सके। यही उनका प्लान है। फिर देखा जाता है कि दो ग्रुप्स में अब समान संख्या के मेंबर हैं। अब जो ग्रुप उस बच्ची के खिलाफ था, उसके एक आदमी कहता है कि अब उन्हें एरिक के ग्रुप से सोल्जर को मार देना चाहिए, लेकिन सोल्जर कहता है कि उसे नहीं, बल्कि अब सभी को क्रैक की पत्नी को वोट देना चाहिए जो उनके ग्रुप में है, क्योंकि वह भी एक हाउसवाइफ है। क्या वह देश और जनता के लिए कोई उपयोगी है? लेकिन उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। वह देश के लिए लड़ रही है और देश के लोगों की मदद कर रही है, और उसकी उम्र अभी बहुत कम है। उसके पास देश को देने के लिए अभी बहुत कुछ है, इसलिए उसे वोट नहीं किया जाना चाहिए। अब क्रैक यहाँ अपनी पत्नी को बचाने के लिए जानबूझकर एरिक के ग्रुप के पक्ष में बोलना शुरू करता है। फिर वहाँ बीप साउंड के साथ फिर से वोट शुरू होता है और वह छिपकर अपने ही ग्रुप के एक मेंबर के खिलाफ वोट करता है। वह तुरंत ही वहीं मर जाता है। असल में क्रैक के साथ साथ उस व्यक्ति को एरिक के ग्रुप के सभी लोगों ने वोट किया था, क्योंकि वह बिना वजह सोल्जर को मारना चाहता था, जिससे उस ग्रुप के मेंबर और कम हो जाते हैं। लेकिन उस ग्रुप में लंबी बाल वाला आदमी क्रैक पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि क्रैक ने आखिरकार उनके ग्रुप के खिलाफ वोट किया। डेविड तब क्रैक से कहता है, तुमने क्या सोचा? अपने ग्रुप में जाकर तुमने अपनी पत्नी को बचा लिया, लेकिन शायद तुम यह भूल रहे हो कि वे उस बच्ची और उस प्रेग्नेंट औरत को बचाने के लिए तुम्हारी पत्नी को पहले वोट करेंगे। मुझे लगता है तुम्हें यह समझना चाहिए, लेकिन तुम जानते बूझते अपनी पत्नी को खतरे में डाल दिया। क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? अच्छा, मुझे तो शक हो रहा है कि यह औरत सच में तुम्हारी पत्नी है। ये सोचते ही डेविड पूरी तरह सीरियस हो जाता है, लेकिन सब उसे कहते हैं कि यह सिर्फ उसका शक है। डेविड फिर क्रैक और उस औरत के पीछे लग जाता है। वह उस औरत से सवाल करता है, अच्छा बताइए तो आपके हस्बैंड का नाम क्या है? असल में जब क्रैक ने सभी को अपना नाम बताया था, तब वह औरत बेहोशी की स्थिति में थी। फिर देखा जाता है कि वह औरत क्रैक का नाम नहीं बता पाती, यानी असल में वे दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, बल्कि क्रैक ने पहले सभी की सिंपैथी पाने के लिए सबको झूठ बोला था, क्योंकि यहाँ कोई भी अपनी पत्नी के सामने हस्बैंड को या हस्बैंड के सामने अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहेगा। और ताकि कोई उस पर शक न करे, वह जानबूझकर उस औरत को बचाने के बहाने एरिक के टीम में चला आता है, क्योंकि एरिक के टीम के मेंबर अब ज्यादा थे। अब चूंकि क्रैक ने सभी के साथ धोखाधड़ी की थी, इसलिए जब बीप साउंड स्टार्ट होता है तो सभी उसे वोट करके मार देते हैं। फिर देखा जाता है कि वे सब एक दूसरे की गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब दोनों ग्रुप के मेंबर बराबर हो गए थे, इसलिए आगे कोई भी मर सकता था। उनके बीच बहस चल रही थी और तभी बीप साउंड फिर से स्टार्ट हो जाता है। इससे सभी बहुत हिचकिचाने लगते हैं। जैसे ही बीप साउंड खत्म होने वाला होता है, सभी जल्दी जल्दी किसी तरह वोट दे देते हैं। फिर देखा जाता है कि अब लगभग 5 लोगों के बीच वोट ड्रॉ हो गया है। अब कोई ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उन 5 में से किसे वोट करें। फिर भी जब उन्होंने फिर से वोट किया तो इस बार 4 लोगों के बीच ड्रॉ हो गया। फिर चारों के बीच वोट करने का समय खत्म हो गया और किसी को वोट न मिलने के कारण चारों ही मर गए। अब यहाँ सिर्फ 7 लोग जिंदा बचे हैं, जिससे ये गेम और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। तभी अचानक एक आदमी खुद से सर्कल से बाहर निकलकर मर जाता है, क्योंकि वह बहुत नरम दिल का इंसान था और नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी की मौत हो। उसकी मौत के बाद यहाँ सिर्फ 6 लोग बचते हैं। फिर इन 6 लोगों के बीच वे 3-3
करके दो ग्रुप में बंट जाते हैं। पहले ग्रुप का लीडर है डेविड और दूसरे ग्रुप का लीडर है एरिक। लेकिन अब इन 6 लोगों में से किसी एक ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। मतलब एक ग्रुप में 4 लोग होंगे और दूसरे में 2 नहीं बल्कि 3 लोग होंगे, वरना अगर दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को वोट कर देंगे तो वोट ड्रॉ हो जाएगा और इन छाहों की एक साथ मौत भी हो सकती है। इसलिए डेविड यहाँ एरिक के साथ एक डील करना चाहता है। वह एरिक से कहता है कि वह अपनी टीम से एक औरत दे रहा है जिसे अगले वोट में एरिक की टीम मिलकर वोट करके मार सकेगी। बदले में एरिक की टीम को भी अगली वोट में किसी एक को देना होगा। इस तरह लगातार 2 वोटों में 2 लोग मरेंगे और वरना तो इन 6 लोगों का ही जोखिम रहेगा। एरिक पहले थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर उसे भी समझ में आता है कि डेविड की बात सही है। पर एरिक बहुत स्मार्ट था, इसलिए उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा था जो बाद में हमें पता चलेगा। फिर देखा जाता है कि एरिक की टीम में जो लोग थे वह इशारे से उन्हें आश्वस्त करता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। वहीं उसी तरह डेविड भी अपनी टीम के लोगों को आश्वस्त करता है। फिर हर बार की तरह बीप साउंड बजता है और सभी मिलकर वोट करते हैं। लेकिन डेविड की टीम में एक शांत आदमी था जो वोट न करके चुपचाप खड़ा था। वोटिंग का समय खत्म होने ही वाला था लेकिन वह आदमी वोट नहीं करता तो डेविड उसे वोट देने के लिए मजबूर कर रहा था। पर इसी बीच वोटिंग का समय खत्म हो जाता है। फिर देखा जाता है कि डेविड की टीम की वह औरत मर जाती है, लेकिन असल में मरने वाली तो एरिक की टीम की वह छोटी बच्ची थी, क्योंकि एरिक ने सिर्फ उस बच्ची को लेकर डील की थी। लेकिन डेविड की टीम का वह आदमी वोट न करने की वजह से उस छोटी बच्ची को 2 वोट मिलते हैं और वह औरत 3 वोट पाती है जिससे वह मर जाती है। और यह डील एरिक ने जानबूझकर किया था। लेकिन डेविड जब कुछ भी समझ नहीं पा रहा था तब एरिक उसे बताता है कि डेविड की टीम में जो आदमी है उसने गेम की शुरुआत से किसी को वोट नहीं दिया, क्योंकि शायद वह किसी को मारना नहीं चाहता था। और यह बात एरिक ने बहुत अच्छे से नोटिस की थी, इसलिए उसने जानबूझकर डेविड के साथ डील की थी, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि डील के जरिए उसकी टीम के किसी का कुछ नहीं होगा। यह सुनकर डेविड बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन तब तक बीप साउंड फिर से बजता है। अब एरिक की टीम में ज्यादा मेंबर होने की वजह से वे सभी मिलकर डेविड को वोट करके मार देते हैं, क्योंकि डेविड शुरुआत से ही उस बच्ची और उसकी मां के पीछे पड़ा हुआ था। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग बचे हैं, जिनमें से 3 एरिक और उसकी टीम के हैं और एक वह आदमी है जिसने वोट नहीं दिया था। अब यह आदमी क्योंकि किसी को वोट नहीं देगा, इसलिए एरिक और उसकी टीम मिलकर उसे वोट करके मार देते हैं। असल में वे सब सोच रहे थे कि इस गेम में जो अंतिम 3 जिंदा रहेंगे वही शायद विनर होंगे और यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ ही देर बाद फिर से बीप साउंड बजता है, यानी उन्हें फिर से वोट करके किसी को मारना होगा। यह जानकर वह औरत रोने लगती है, क्योंकि उसके लिए अपनी बेटी और एरिक में से किसी को वोट देना संभव नहीं है। एरिक तो उसे शुरू से बचा रहा है और वह अपने ही बच्चे को नहीं मार सकती, इसलिए वह बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि क्या करे। लेकिन तब एरिक उसे शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह औरत से कहता है कि उसके पास एक प्लान है। वह वहां उस छोटी लड़की को एक बात समझाते हुए कहता है, सुनो, बिल्कुल भी मत डरना, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए हमें दोनों को अब कुछ करना होगा। जब बीप साउंड खत्म होने वाला होगा या मैं 1 2 3 कहूंगा, तभी तुम और मैं एक साथ सर्कल से कूदकर बाहर निकलेंगे। इससे तुम्हारी माँ जिंदा रह जाएगी। छोटी लड़की यहाँ एरिक की बात से सहमत हो जाती है। इस समय लगातार बीप साउंड बज रहा था, इसलिए जब एरिक 1 2 3 कहता है, लड़की सर्कल से कूदकर बाहर निकलती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाला रूप से एरिक बाहर नहीं निकलता, वह सर्कल के अंदर ही रहता है, यहाँ तक कि बीप साउंड खत्म होने के ठीक पहले वह खुद उस प्रेग्नेंट औरत को वोट दे देता है। इससे वह औरत तुरंत मर जाती है। मतलब आखिरकार एरिक इस गेम का विनर बनता है। और यहाँ पता चलता है कि उसने इस जगह पर आने के शुरुआती समय में ही समझ लिया था कि यह एक गेम है और उसे यहाँ लास्ट तक सरवाइव करना होगा, ताकि उसे वोट करने लायक कोई न रहे, तभी शायद वह यहाँ से बच पाए। इसलिए वह तब से ही यहाँ के हर आदमी पर नजर रख रहा था। जब वह देखता है कि यहाँ अच्छे लोगों को प्राथमिक दी जा रही है, तो वह इन अच्छे लोगों की मदद के लिए इस बच्ची और इस प्रेग्नेंट औरत के पक्ष में खड़ा हो जाता है और उसी अनुसार अपने अगले मूव्स खेलता रहता है। यहाँ तक कि गेम के शुरू में उसने सबको जो कहानी सुनाई थी कि उसने अपनी समझ लौटने के बाद बहुत सारे लोगों के लाशें देखी, वो सारी बातें असल में उसने बनाकर बनाई थी, ताकि सब यह सोचें कि एरिक इस गेम के बारे में शायद कुछ जानता है और उससे शायद इस गेम की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो सोचता था कि कोई उसे वोट करके मार न दे, इसलिए उसने ये सारी बातें सबको बताई और इसी तरह वो हर किसी को टारगेट करके खेल रहा था। यहाँ तक कि उसने उस प्रेग्नेंट औरत को भी ये भरोसा करवाने की कोशिश की कि वो उसे बचाना चाहता है, ताकि वो औरत भी उसे वोट देने में हिचकिचाए। अब जब एरिक का ये मास्टर प्लान पूरा हो गया था तो वह बहुत खुश था, लेकिन ठीक उसी समय उसने देखा कि किसी ने उसे वोट किया है। एरिक कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे किसने वोट किया। फिर जब उसने आगे देखा तो पता चला कि उसे असल में वोट उसने किया है उस प्रेग्नेंट औरत के गर्भ में रहने वाले उस बच्चे ने। एरिक समझ गया कि अगर वह खुद बचना चाहता है तो उसे उस बच्चे को भी मारना पड़ेगा, इसीलिए उसने तुरंत उस बच्चे को भी वोट कर दिया और वहीं उसे होश ही नहीं रहा। जब उसका होश वापस आता है तो वह खुद को
एक जगह बेहोश हालात में पड़ा देखता है। वह देखता है कि वह बाहर किसी जगह पर है। जब वह आगे देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है और इसी स्पेसशिप से उसे यहाँ लाया गया था। लेकिन एरिक समझ नहीं पा रहा था कि इस गेम का इंतजाम असल में किसने किया, कोई वैज्ञानिकों ने या फिर पृथ्वी के बाहर रहने वाले एलियंस ने। फिर एरिक इन सभी विचारों को अपने दिमाग से निकाल देता है क्योंकि वह अब भी जिंदा है और बस यही सबसे बड़ी बात है। फिर वह वहां मौजूद एक टनल से बाहर निकलता है, लेकिन जब वह टनल पार करके एक जगह पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां उसके जैसे और भी बहुत से लोग खड़े हैं जिन्हें स्पेसशिप से उतारा गया है। असल में ये लोग भी एरिक जैसे इस गेम के विनर हैं जो अंत तक जिंदा रहने में सफल हुए, इसलिए इन्हें पृथ्वी पर पहुंचा दिया गया और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है।